ठीक। आयशा, आज तो ये बात कर दी है अब ख्वाजा आसिफ साहब ने, और पहले तो हम ये बात सुनते आ रहे थे, बातों की हद तक थी, जबान ज़दे आम थी अगरचे के, लेकिन आज तो अब जो वजीर दिफा हैं इस वक्त, उन्होंने ये बात कर दी है और ऑन रिकॉर्ड वो ये बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इसका हल क्या है कि आइंदा जो हालात हैं उनमें इस किस्म की जो शख्सियात मुलव्वस होती हैं, उनका रास्ता किस तरह से रोका जा सकता है? क्योंकि वो एक चीज तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि भाई हम एहतसाब करने वाले कोई नहीं होते। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ही अपनी गुफ्तगू के दौरान बरमला इजहार कर दिया कि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो एहतसाब कर सके। तो फिर अथॉरिटी किसके पास है? पहला सवाल तो ये है। दूसरी चीज ये कि आपके पास अथॉरिटी क्यों नहीं है? आप तो एक जमहूरी हुकूमत की बुनियाद रखकर आए हैं ना। आप तो अवामी जो पजीराई है उसके नतीजे में आए हैं ना। आपकी तो हुकूमत है जो बहुत मजबूत है इस वक्त। तो क्यों नहीं आप एहतसाब कर पा रहे? और आप किसके ऊपर जो है वो कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं? जी हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है, तो अथॉरिटी किसके पास है? तो फिर आप जो है वो फिर अपने जो आपकी जगह वहां से इस्तीफा दे दीजिए, फिर आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? दूसरी चीज ये, फौज में भी अगर खुद एहतसाबी का अमल शुरू हुआ है तो ये बहुत खुश आइन अमल है, लेकिन मेरे नजदीक यहाँ पर जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आखिर आज ही क्यों फैज हमीद साहब और जो बाकी दो रिटायर्ड, एक ब्रिगेडियर है शायद और एक कर्नल है, उनको भी जो है अभी इन्होंने गिरफ्तार किया एसपीआर साहब की तरफ से जो बयान आया है। तो ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो अहमियत की हामिल है। और देखना ये होगा कि इस तहकीकात की डायमेंशन निकलती कहां तक है और ये कहां कहां तक लिंक की जाती है। इसके असरात क्या होंगे ये देखना बहुत जरूरी होगा। अभी तो यही बताया जा रहा है कि जी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत जो है इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जब आगे तफ्तीश जिस तरह बढ़ेगी तो उसके बाद ही जो है वो मुद्दा सामने आएगा। लेकिन आयशा साहबा, जो मार्शल लॉ की धमकी वाला सवाल है, मेरा ये उस पर था कि अगर इतने मजमे के सामने मार्शल लॉ की धमकी दी गई है और एक आर्मी चीफ की, साबिक आर्मी चीफ की तरफ से दी गई है, तो फिर इसका जवाब कौन देगा? कि क्या ये अपने इदारे की हद से तजावुज करने वाली बात नहीं होगी? देखिए, पाकिस्तान में आप बताइए कि जमहूरी हुकूमतें कितनी दफा आई हैं और मार्शल लॉ कितनी दफा आए। पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत का जो है ना वो एक लिबादा उड़ा गया है। यहाँ पर मार्शल लॉ जो है वो आपको पता है अनइनवाइटेडली कभी भी यहाँ पर जो है वो लागू कर दिया जाता है। तो इसका जो जवाब है वो तो सियासतदान ही दे सकते हैं ना, कि सियासतदानों की कुछ कमजोरियां हैं जिसकी वजह से बार बार जो है वो किसी इदारे को इंटरप्ट करना पड़ता है, धमकी देना पड़ती है। तो मार्शल लॉ की धमकी तो यहाँ पर बहुत अदवार में दी गई है और मार्शल लॉ नाफिज भी किया गया है। तो इसका जवाब दे जो है वो अभी अगर दिया गया है, अभी धमकी दी गई है हालिया, तो फिर इसका जवाब जो है वो हुकूमत वक्त को देना चाहिए। चीमा साहब, सियासतदान अपना लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म मफाद तो इन दी एंड सियासतदान का भी यही है कि वो अवाम की तरफ पावर के लिए देखे। मैं सब बिल्कुल एक पहले इससे पहले एक छोटी सी अर्ज कर दूं जी कि एक फैज साहब के हवाले से कि फौज ने बड़ा आसान इकदाम उठाया कि अगर ये ऐसे था, जो कि प्रोबिन वो कर लेंगे, उनका अपना इदारा है, अपने तरीक़ाकार है, अपना ही अफसर था। तो जब वो फाइंडिंग्स अगर पब्लिक में आए तो वहाँ पे उस इदारे को ये ज़रूर क्लैरिटी देनी चाहिए कि क्या ये जो कुछ हुआ वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी डिसीजन थे या इंडिविजुअल डिसीजन थे, ताकि ये क्लियर हो कि क्या किसी इंतहाई मजबूत इदारे में एक फर्द इदारे की पॉलिसी से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। तो एक तो ये है जी, और दूसरा आपने इक़्तिदार की बात की। इक़्तिदार इज नॉट द गोल, मेरा ख्याल है। मैं अगर अपनी जमात के हवाले से बात करूं कि हमारी मीटिंग्स में, हमारी इनफॉर्मल गपशप में बात यह है कि ये इक़्तिदार नहीं है, जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी क्या है कि आपका जो नजरिया है, आपका जो मंशूर है, आपकी जो कोशिश काविश है, वो अवाम की बेहतरी के लिए, वो तनख्वाहदार के लिए बेहतरी के लिए, वो बेरोजगारी का जो पांव पे भारी पत्थर पड़ा हुआ है उसे उठाने के लिए, वो नौजवान को रास्ता सहल करके देने के लिए। ये इक़्तिदार ये नहीं है कि सर पे उमा कबूतर बैठ गया और आपने उसके फिर मजे लूटने। तो ये बड़ा फर्क है। लेकिन ये फर्क समझ कब आता है? जब आप प्रोसीजर में से गुजर कर आए इस मुकाम पर, आप गोदी में बैठ के ना आए।
फिर ऑप्शन, फिर दूसरे के पास ऑप्शन नहीं बचती ना। अच्छा चीमा साहब, वक्त कम है लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो खान साहब हैं वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि फैज़ के साथ, जनरल फैज़ के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि फैज़ हमीद हमारा असासा थे जो ज़ाया कर दिया गया। तो मैं फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहता था क्योंकि तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, तो क्या फैज़ हमीद को हटाने के लिए भी कहीं ऊपर से प्रेशर आया था? तीनों बड़ी अहम बातें जी। अब वो इसमें फैज़ साहब से ताल्लुक भी तस्लीम भी कर रहे हैं। तालिबान से फैज़ साहब के ताल्लुक बहुत अच्छे थे, तो इसलिए भी क्योंकि तालिबान खान साहब के लिए अहमियत का हामिल थे, वो उन्हें वापस लाने वालों में से थे, वो उनके साथ बैठ के डायलॉग करके उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाना चाहते थे। अब उसकी क्या बैकग्राउंड थी, मुझ जैसा छोटा पॉलिटिकल वर्कर, हालांकि माजी से ये साबित हो चुका था कि उनके साथ मुज़ाकरात फिर का कोई वही फायदा बात नहीं है। कि जिसने इन दी एंड जो है वो ऑपरेशंस की सूरत में हमें जो है मैम वो जिसने किताब नहीं पढ़ी वो उसको रियासत की भाग दौड़ नहीं संभालनी चाहिए। ठीक, आयशा साहब आपसे मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी इसी बात पर। तो देखिए फिर ये भी पता होना चाहिए कि बाजवा साहब के किसके साथ ताल्लुकात रहे हैं, किसके साथ उनकी निगोशिएशन होती रही है। बाजवा साहब ने भी कहीं अपने टेन्योर में आईनी हदूद से तजावुज तो नहीं किया। तो अगर पर्दा हटेगा तो बहुत बड़े बड़े नाम भी सामने आएंगे, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। ठीक। और दूसरा ये कि अगर आप कह रहे हैं कि इक़्तिदार जो है वो अवाम की पजीराई से आना चाहिए, तो मेरा एक सवाल है कि बिलावल भुट्टो साहब भी अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है ये बार बार इजहार करते रहे हैं कि हमें भी मौका दें, मुझे भी मौका दें, आपने बाकी जमातों को मौका दिया, तो वो फिर किससे इस चीज का जो है वो राइट सवाल तो मैं इसका जवाब दूंगा जी। अगर तो वो ड्राइंग रूम में बैठ के तो ये कहते थे कि मुझे भी मौका दे रहे, मैनू भी मौका दे दो, तो बिल्कुल आपका सवाल बनता है। और अगर वो पब्लिक रैलीज में कहते थे तो वो आवाम से मुखातिब थे।